नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे जो भी कारण गिनाए जा रहे हैं, जो भी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, सब की सब बकवास हैं, फ्रॉड हैं। और आज हम इन सभी कहानियों की परतें खोलकर आपके समक्ष रखने वाले हैं और तथ्यों के साथ अंत में चर्चा आपको उस बिंदु तक ले जाएगी जहां आप खुद निष्कर्ष निकाल लेंगे, नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे असली वजह क्या रही है। मजेदार ये कि ये कहानियां वही लोग गढ़ रहे हैं जो परिणाम आने के पहले तक कांग्रेस की बम्पर जीत, कांग्रेस की हवा, कांग्रेस की आंधी और कांग्रेस की सुनामी की भविष्यवाणी कर रहे थे। परिणाम आने के साथ ही सभी के सुर बदल गए। ये क्या है? ये मानसिक दिवालियेपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। मित्रों, अनुमान हमने भी चाहे किए थे। हमने जो जमीन पर देखा, हरियाणा में लोगों से बात की, मुलाकात की। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% लोगों से बात मुलाकात कर ली, ये संभव ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। मगर जितने भी लोगों से बात मुलाकात की, उनमें से 100% लोगों ने यही कहा कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आ रही है। और उसके आधार पर हमने कहा कि हरियाणा की जो जमीनी हकीकत है, उसके अनुसार यदि बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतगणना के शुरुआती रुझानों में ये देखने को भी मिला। 1.25 घंटे की मतगणना हो जाने के बाद भी कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे बनी रही। और एक समय तो ऐसा आया जब बीजेपी मात्र 8 सीटों पर आगे चल रही थी। कांग्रेस 74, 75, 76 और यहाँ तक कि 77 सीटों पर आगे बनी हुई थी। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, कांग्रेस पिछड़ती गई और बीजेपी आगे निकलती गई। दरअसल शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के थे। हरियाणा में पुरानी पेंशन का मुद्दा काफ़ी गर्म था और सरकारी कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का नारा दे रखा था। कर्मचारियों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान किया और उसका परिणाम शुरुआती रुझानों में देखने को मिला था। मगर जैसे ही ईवीएम खुलने लगी, कांग्रेस पिछड़ती गई और बीजेपी आगे निकलती गई। अंत में बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। इनेलो को 2 सीटें मिली और निर्दलीय 3 सीटें पाने में कामयाब हो गए। मित्रों, हरियाणा चुनाव को लेकर चाहे एनालिस्ट रहे हों, डेटा एनालिस्ट रहे हों, सेफोलॉजिस्ट रहे हों, सर्वेयर रहे हों, पोलस्टर रहे हों या फिर जमीन पर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर रहे हों, हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। बीजेपी के अंदर खाने से भी यही सुगबुगाहट आ रही थी और यही वजह रही कि बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनाव अभियान से लगभग दूरी बना ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 4 रैलियों को संबोधित किया। कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने औपचारिकता ही निभाई। मगर जब परिणाम आया तो सभी अनुमानों के बिल्कुल उलट। दरअसल हरियाणा में जो हुआ उसमें एक ट्रेंड दिखाई देता है। पिछले कई चुनाव में ये देखने को मिला कि जिन राज्यों में एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया गया, एग्जैक्ट पोल में कांग्रेस वहां हार गई। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए और अब हरियाणा में भी वही हुआ। खास बात यह कि जब जब इस तरह के परिणाम आए हैं, तब तब सामने कोई न कोई महत्वपूर्ण चुनाव रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के परिणाम जब आए, तब सामने लोकसभा चुनाव खड़ा था। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीवन मरण का सवाल था। और अब जब हरियाणा में इस तरह के परिणाम आए हैं, तब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव सिर पर हैं। इन दोनों राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं। तो ये महज संयोग है या कोई प्रयोग है, कह नहीं सकते। हम तो सिर्फ वही कह रहे हैं जो सामने है, सार्वजनिक है, दिखाई दे रहा है, जो तथ्य है। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे 5 कारण गिनाए जा रहे हैं। 5 कहानियां गढ़ी गई हैं कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी।
कारण नंबर 1 कि चुनाव जाट बनाम गैर जाट हो गया और सभी गैर जाट जातियां एकजुट हो गईं और वो सारा वोट बीजेपी की तरफ चला गया, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। कारण नंबर 2, दलित वोट कांग्रेस से छिटक गए और वो वोट बीजेपी के खाते में चला गया, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। कारण नंबर 3 कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। कारण नंबर 4, कांग्रेस में गुटबाजी थी, जिसकी वजह से पार्टी चुनाव हार गई। कारण नंबर 5, टिकटों का बंटवारा कांग्रेस में ठीक से नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो हरियाणा हार गई। तो ये 5 कारण हैं और इन सभी 5 कारणों को हम देखेंगे कि क्या ये पांचों कारण सही हैं, क्या कांग्रेस की हार के पीछे की यही वजहें हैं या फिर कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं। कारण नंबर 1 कि हरियाणा में चुनाव जाट बनाम गैर जाट हो गया। जाट एक तरफ यानी कांग्रेस की तरफ और जितनी भी गैर जाट जातियां थी वे बीजेपी की तरफ एकजुट हो गई। तो क्या ये जो कहानी गढ़ी जा रही है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या ये सच है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से बकवास थियरी है, बकवास कहानी है कि हरियाणा का चुनाव जाट बनाम गैर जाट हो गया। और हम ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे तथ्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की 25 सीटें जाट बाहुल्य हैं, जिसे जाट बेल्ट कहा जाता है। और उन 25 सीटों में से 14 सीटें इस बार बीजेपी जीत गई। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 सीटें आई और 1 सीट अन्य के खाते में गई। अब आप ही बताइए कि यदि चुनाव जाट बनाम गैर जाट हुआ होता तो क्या जाट बेल्ट की 14 सीटें बीजेपी जीत जाती? हरगिज नहीं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जाट बेल्ट की मात्र 6 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, 13 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि ये सीटें जाट बाहुल्य जरूर थी, मगर जाट वोट में बंटवारा हो गया और गैर जाट वोट एकजुट होकर बीजेपी के खाते में चला गया, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई। मगर ये तर्क कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि जाट बेल्ट में बगैर जाट वोट के कोई सीट किसी भी दल के लिए जीत पाना मुश्किल है। तो ये थियरी जो गढ़ी जा रही है, और ख़ास तौर से यही थियरी हर किसी की जुबान पर है कि चुनाव पोलराइज हो गया, जाट बनाम गैर जाट हो गया, मगर इसके पक्ष में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहा है कि इस बात के पीछे तथ्य क्या है, प्रमाण क्या है। और जो प्रमाण है वो हमने आपके समक्ष रख दिया कि जाट बेल्ट की 14 सीटें अगर बीजेपी जीतती है, इसके बावजूद अगर कोई ये कहता है कि हरियाणा का चुनाव जाट बनाम गैर जाट हो गया और इसकी वजह से बीजेपी जीत गई, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब तथ्य बताते हैं कि ये थियरी पूरी तरह से झूठी है। अब जिन लोगों ने कांग्रेस की जीत का पूर्वानुमान जाहिर किया है, उन्हें कुछ न कुछ बोलना है, कुछ न कुछ जवाब देना है, तो कुछ भी बोल दो, कौन उसका खंडन करता है। तो ये कहानी दरअसल वही है। तो अब कारण नंबर 2 कि दलित वोट कांग्रेस से छिटक गए, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। तो दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हरियाणा में 17 सीटें आरक्षित हैं और इन आरक्षित सीटों में से इस बार बीजेपी 8 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 17 आरक्षित सीटों में से मात्र 5 सीटें ही जीत पाई थी, यानी इस बार 3 सीटें उसे अतिरिक्त मिल गई। और इसी आधार पर लोग कह रहे हैं कि दलित वोट कांग्रेस से छिटक गए, बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई और बीजेपी जीत गई। तो ये बात तो खैर सच है कि 3 सीटें अतिरिक्त बीजेपी को मिली हैं आरक्षित। तो यदि सीटें बीजेपी को मिली हैं और दलित वोट कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी की तरफ गया है, तो वो वोट बीजेपी के खाते में दिखाई भी देना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिले, 46% से थोड़ा अधिक, और कांग्रेस को लगभग 43.5% वोट मिले थे।
यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट में लगभग 2.5% का अंतर था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट 6% गिर गया और ये 39.90% पर आ गया। इसी तरह कांग्रेस के भी वोट प्रतिशत में गिरावट हुई। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जो 43.5% वोट मिले थे, विधानसभा चुनाव में वो घटकर 39.09% हो गया। तो इस तरह से जहां बीजेपी के वोट में 6% की गिरावट होती है, तो वहीं कांग्रेस के वोट में 4% से थोड़े कम की गिरावट होती है। और इस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 0.08% का अंतर रह जाता है, जो कि लोकसभा चुनाव में लगभग 2.5% का अंतर था। और 2.5% के अंतर के बाद दोनों दलों को 5-5 सीटें मिली थी और विधानसभा चुनाव में 0.80% के अंतर के बाद भी बीजेपी 48 सीटें जीत जाती है और कांग्रेस को 37 सीटें मिलती हैं। तो इस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिला है, जो उसका वोट प्रतिशत है 39.90%, उसमें वे दलित वोट कहाँ पर हैं जो कि कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में गए हैं। क्योंकि यदि 17 आरक्षित सीटों का ही हिसाब जोड़ा जाए तो इसमें बीजेपी को 8 सीटें मिली है। तो 8 सीट का मतलब होता है लगभग 47%। यानी 17 सीटों पर जितने भी दलित वोट हैं, उनमें से 47% वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है। तो क्या ये संभव है? ऐसा हुआ है? खैर, 8 सीटों को छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 सीटें उसे 2019 में मिली ही थी। 3 सीटें इस बार बढ़ी हैं, तो हम 3 सीटों को ही लेते हैं। तो 3 सीटों का भी यदि हिसाब लगाया जाए तो ये लगभग 17.5% वोट होता है। यानी इन 17 सीटों में दलितों के जितने भी वोट हैं, उनमें से 17.5% वोट बीजेपी के खाते में इस बार जुड़ गया। तो यदि इतना वोट बीजेपी के खाते में जुड़ा है तो वो दिखाई देना चाहिए, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मगर यहाँ तो 6% वोट उसका गिर गया। तो एक तरफ बीजेपी को आरक्षित सीटों में से 3 सीटें अतिरिक्त मिल जाती हैं, उसे 8 सीटें मिलती हैं। दूसरी तरफ जो दलितों का वोट उसे ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस से छिटक कर, वो वोट उसके प्रतिशत में दिखाई देता नहीं। तो अब इसे क्या कहेंगे? कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस से जो दलितों का वोट खिसका वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया। तो अब बहुजन समाज पार्टी को भी देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1.28% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत बढ़ करके 1.82% हो गया। यानी बसपा के वोट में 0.50% की वृद्धि हुई है। मगर इस बात के क्या तथ्य हैं, क्या प्रमाण है कि जो ये 0.50% की वृद्धि हुई है ये दलितों के ही वोट हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में बसपा का इनेलो के साथ गठबंधन था, और जब किसी दल का एक दल के साथ गठबंधन होता है तो उसका वोट स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसे आप आम आदमी पार्टी के उदाहरण से समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो उसका वोट प्रतिशत हरियाणा में बढ़ करके लगभग 3.5% हो गया। मगर विधानसभा चुनाव में जब वो अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका वोट प्रतिशत नीचे आ जाता है और 1.5% से कुछ अधिक पर रहता है। तो इसी तरह से बसपा के वोट प्रतिशत में 0.50% की जो वृद्धि हुई है, हो न हो ये वृद्धि इनेलो के साथ गठबंधन का परिणाम है। फिर भी हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि जो बसपा के वोट में ये जो वृद्धि हुई है ये दलितों का वोट ही है और ये वोट कांग्रेस से छिटक करके गया है। तो ये जो 0.50% की वृद्धि है विधानसभा चुनाव में ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और हर उम्मीदवार के अपने व्यक्तिगत वोट होते हैं। 1500 वोट तो उसके व्यक्तिगत संबंधों पर उसे मिल जाते हैं, उसके मोहल्ले का वोट होता है, उसके मित्रों का वोट होता है, उसके परिचितों का वोट होता है, रिश्तेदारों का वोट होता है। तो ये जो 0.50% का जो स्विंग हुआ है इसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है, ये सामान्य सी बात है। तो इस तरह से ये जो दूसरी थियोरी है, जो दूसरी कहानी गढ़ी जा रही है
कि दलितों का वोट कांग्रेस से छिटक गया, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई, ये कहानी भी तथ्यों पर खरा नहीं उतरती। कोई प्रमाण नहीं है इसका, कोई तथ्य नहीं है इसके पक्ष में, पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। ये हो सकता है कि कुछ दलित वोट जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट न दिए हों, मगर उसकी वजह कुछ और रही होगी। उसकी वजह उम्मीदवार रहे होंगे, व्यक्तिगत संबंध रहे होंगे। कांग्रेस से छिटक गए दलित और बीजेपी में चले गए, इसकी वजह से कांग्रेस हार गई। ये थियरी बिल्कुल निराधार है, बकवास है। तो अब आइए तीसरा कारण कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार गई। तो क्या ये कारण सही है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, और ये बात पिछले कई चुनावों के परिणामों से साबित हो जाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितने फीसद वोट मिले? 1.5% से थोड़ा अधिक। फिर भी न्यूज़रूम में बैठ करके लोग चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया होता तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती। ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जो वोट मिले हैं, यदि उस वोट को कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोट में जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता है। तो ये बात सच है, ये तथ्य है जो कि सार्वजनिक है, कोई भी देख सकता है कि वो 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं, यदि उस वोट को कांग्रेस के उम्मीदवार के वोट के साथ जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि जो वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को चारों सीटों पर मिले हैं, यदि उन सीटों पर आम आदमी पार्टी के वे उम्मीदवार खड़े नहीं होते तो क्या वे वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हो जाते? इस बात की क्या गारंटी है कि वे सारे वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हो जाते? क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो भी वोट हरियाणा में मिले हैं, उस वोट पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वोट नहीं है। जो भी वोट मिला है वो उम्मीदवारों को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण मिला है। जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जितना प्रभावी था उसे उतने वोट मिल गए, और किसी किसी उम्मीदवार को तो 100-200 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी के। तो जो व्यक्तिगत प्रभाव के कारण वोट मिलते हैं, वे वोट उस उम्मीदवार की अनुपस्थिति में कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं होता। फिर भी यदि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया होता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, मगर वो गठबंधन नहीं हुआ। उसके जो भी कारण रहे हो, आम आदमी पार्टी की अगर बड़ी महत्वाकांक्षा रही होगी तो जाहिर है कांग्रेस उसकी महत्वाकांक्षा क्यों पूरी करेगी। और यदि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ होता तो फायदा आम आदमी पार्टी को ही होता। 1-2 सीटें निश्चित रूप से वो जीत जाती, उसका खाता खुल जाता। वो नहीं हुआ तो अब आम आदमी पार्टी की हरियाणा में क्या हैसियत है इसका हर किसी को अंदाजा लग गया। तो ये हकीकत है। और यदि आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बाद भी कांग्रेस चुनाव हार जाती तो जो लोग आज ये कहानी गढ़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ होता तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, वही लोग फिर ये कहानी गढ़ते कि कांग्रेस ने यदि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न किया होता तो वो हरियाणा चुनाव जीत गई होती, क्योंकि आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो गई है और इसी वजह से हरियाणा के मतदाताओं ने उसके साथ गठबंधन करने की वजह से कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया। निश्चित रूप से ये कहानी गढ़ी जाती है। तो इस तरह से ये कहना कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन न करने की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई, ये भी पूरी तरह से बकवास है। और ये बात दरअसल वही लोग कह रहे हैं जो किसी न किसी मजबूरी बस कांग्रेस के साथ चिपके हुए हैं, मगर कांग्रेस को पसंद नहीं करते, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों या गठबंधन से बाहर के लोग हों, या फिर पत्रकार हों, एनालिस्ट हों, विश्लेषक हों, सेफोलॉजिस्ट हों, डेटा एनालिस्ट हों, सबकी यही स्थिति है। अब चूंकि कांग्रेस चुनाव हार गई है तो उस पर हमला करने का जो भी मौका मिल रहा है, कोई भी उस मौके को जाया नहीं जाने देना चाहता है। हर कोई कांग्रेस को नसीहत दे रहा है
कि ऐसा किया होता तो ये हो जाता, ऐसा किया होता तो ये हो जाता, ऐसा किया होता तो चुनाव जीत जाती। मगर ये सारी चीज़ें बकवास है, फुलिश है। अब आइए चौथा कारण कि कांग्रेस में गुटबाजी थी जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। तो ये बात सच है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, पहले भी थी, आज भी है, और ऐसी संभावना है कि आगे भी रहेगी। एक छोटा सा परिवार होता है, वहाँ पर लोगों के बीच मतभेद होते हैं, एका नहीं रह पाता है, लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, परिवार के बीच में होते हैं। तो जहाँ इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, वहाँ मतभेद न हो, गुटबाजी न हो, ये असंभव है। और ये बात सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, सभी दलों में है, बीजेपी में भी है। अनिल विज, जो कि मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कहा कि यदि बीजेपी इस बार सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। अब इसे क्या कहेंगे, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है। तो यदि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं तो इसमें क्या गलत है। मगर कांग्रेस की ओर उंगली आज इसलिए उठ रही है क्योंकि वो चुनाव हार गई है। बीजेपी की तरफ उंगली इसलिए नहीं उठ रही है क्योंकि वो चुनाव जीत गई है। तो ये कहना कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, ये भी पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसका कोई तथ्य सामने नहीं है, कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि किस जगह, कहाँ पर, कैसे गुटबाजी के कारण कांग्रेस का वोट छिटक गया और छिटक कर कहाँ गया। हर कोई हवाबाजी कर रहा है, हवाबाजी करने में हर कोई व्यस्त है। कुछ न कुछ बोलना है तो कुछ भी बोल दो, दुकानें चलानी है। तो अब आइए पांचवा कारण कि टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। तो ये बात सच है कि टिकटों के बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। मगर ये बात अब समझ में आ रही है चुनाव परिणाम आने के बाद। मगर जब टिकट बांटे जा रहे थे उस समय ये बात समझ में आई होगी, कह पाना कठिन है। क्योंकि उस समय जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उस समय ये समझ पाना कि कौन उम्मीदवार सही है, कौन गलत है, बहुत कठिन काम है, बड़ा मुश्किल होता है अंदाज़ा लगा पाना। तो अब टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने लगभग अपने सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दे दिए और उनमें से आधे चुनाव हार गए। जिन 3 विधायकों पर ईडी ने केस किए थे उन तीनों विधायकों को भी कांग्रेस ने टिकट दे दिए और वे सभी तीनों विधायक चुनाव हार गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने 21 विधायकों के टिकट काट दिए थे। तो बीजेपी ने टिकट इसलिए काटे थे क्योंकि वो सत्ता में थी, उसे सत्ता विरोधी लहर को कम करना था, जिसकी वजह से उसने सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए और जिन नए लोगों को टिकट दिए उनमें से 10 जीत गए। मगर चूंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो उसके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर थी नहीं, इसलिए उसने अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटने से परहेज किए। उसे लगा होगा कि यदि सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए तो हो सकता है वे बागी हो जाए और इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। चूंकि सत्ता विरोधी लहर जैसी कोई स्थिति उसके साथ थी नहीं, इसलिए उसने आंख बंद करके सिटिंग विधायकों को टिकट दोबारा दे दी। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको कांग्रेस की कोई गलती नहीं कर सकते। मगर यदि इसमें उसने थोड़ी चतुराई की होती, थोड़ी बुद्धिमानी दिखाई होती, थोड़ा शार्प एनालिसिस किया गया होता और उसके बाद टिकट दिए होते तो निश्चित रूप से उसे कुछ अतिरिक्त सीटें मिल सकती थी। उदाहरण के तौर पर बहादुरगढ़ की सीट को लीजिए। राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ के सिटिंग विधायक थे कांग्रेस के और पार्टी ने उन्हें टिकट दोबारा दे दिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में राजेश जून भी टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय खड़े हो गए। बाद में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राजेश जून को मना लिया और राजेंद्र जून के पक्ष में उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। शायद उन्हें ये भरोसा दिया गया था कि अगली बार उन पर विचार किया जाएगा। मगर जब इस बार भी राजेश जून को टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय मैदान में उतर गए और उसका परिणाम ये हुआ कि राजेंद्र सिंह जून तीसरे स्थान पर चले गए और राजेश जून भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत गए। तो अब यदि इस सीट पर राजेश जून को कांग्रेस ने टिकट दिया होता तो एक सीट जाहिर है उसके खाते में आती।
हालांकि यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में रही होती तो राजेश जून कांग्रेस में शामिल हो जाते, मगर अब तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। यही स्थिति अंबाला कैंट सीट पर देखने को मिली। वहां चित्रा सरवारा कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदार थी। पिछले 10 साल से वो राजनीति में है। कांग्रेस के संगठन में वो एड़ियां घिस रही है, संगठन में कई पदों पर रही है, मगर आज तक पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिए। उनके पिता निर्मल सिंह को कांग्रेस ने अंबाला सिटी से टिकट दे दिया। शायद इसलिए चित्रा को अंबाला कैंट से टिकट नहीं दिया गया कि अगल बगल सीट से बाप बेटी को यदि टिकट दे दिया जाएगा तो इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। टिकट दे दिया गया परविंदर परी को, और उसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे स्थान पर चले गए और चित्रा सरवारा ने भाजपा सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को पानी पिला दिया। वो तो अंतिम कुछ राउंड में अनिल विज ने बढ़त बनाई और बड़े मुश्किल से 7,000 वोट से किसी तरह से वो जीत पाए। मगर जिस तरह से चित्रा सरवारा शुरू से लेकर के बढ़त बनाई हुई थी, हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया था कि अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा की जीत सुनिश्चित है। तो अब यदि अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा को ही टिकट दिया गया होता तो जाहिर है अंबाला कैंट की सीट भी कांग्रेस के खाते में होती। इसी तरह से कई और सीटें रही हैं जहां की टिकट देने में गड़बड़ी हुई और जिन्हें टिकट नहीं मिला वे बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए और उन बागियों का प्रदर्शन कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों से कई गुना बेहतर रहा है। तो यदि ये सारी गड़बड़ियां न हुई होती तो जाहिर है कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता, मगर ऐसी गड़बड़ियां होना आम बात है, होती ही हैं, और ये कांग्रेस के साथ नहीं हुई, बीजेपी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब गन्नौर की सीट को लीजिए उदाहरण के तौर पर। गन्नौर में देवेंद्र कादियान बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, मगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, देवेंद्र कौशिक को टिकट दे दिया। और उसका नतीजा क्या हो गया? देवेंद्र कौशिक तीसरे स्थान पर चले गए और देवेंद्र कादियान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को भारी बहुमत के साथ पराजित कर दिया। यही स्थिति हिसार सीट पर हुई। सावित्री जिंदल बीजेपी से टिकट चाहती थी, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट मिल गया डॉक्टर कमल गुप्ता को, और उसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर भी बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार तीसरे स्थान पर चला गया। सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई अच्छे खासे मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा करके। तो बीजेपी के साथ भी इसके अलावा और भी कई सीटों पर इस तरह की स्थिति रही। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी कांग्रेस के साथ ही हुई। हर पार्टी गलती कर जाती है। तो ये कहना कि इसकी वजह से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार गई, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। तो इस तरह से न्यूज रूम में और न्यूज रूम के बाहर कांग्रेस की हार के जो 5 कारण गिनाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई हमने आपके सामने रख दी। मगर ये बात तो सच है कि बीजेपी चुनाव जीती है और कांग्रेस चुनाव हारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि ये 5 कारण सही नहीं हैं जो कि गिनाए जा रहे हैं, तो फिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हरियाणा में हार गई, और वो कौन सी वजह है जिसके कारण बीजेपी चुनाव जीत गई? तो हरियाणा के चुनाव को देख करके एक चीज़ तो हमें दिखाई देती है, और दिखाई दे रही है ईवीएम के आंकड़ों में। ईवीएम ने जो आंकड़े बाहर किए हैं वे आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी या किसी और दल के बीच में नहीं था। हरियाणा में चुनाव उम्मीदवारों के बीच में था। न तो कांग्रेस की हवा थी, न तो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लहर उम्मीदवारों के पक्ष में थी और एंटी इनकम्बेंसी उम्मीदवारों के खिलाफ थी। तो चूंकि चुनाव उम्मीदवारों के बीच में था, तो जो उम्मीदवार जितना प्रभावित था वो उतने वोट ले पाया। उम्मीदवार चूंकि अधिक थे, इसलिए वोट उम्मीदवारों में बटे प्रभाव के अनुसार, और उस बंटवारे में जिसके पास अधिक वोट आ गए वो चुनाव जीत गया। कांग्रेस ने भी अपना एक कारण बताया है कि वो चुनाव क्यों हार गई। कांग्रेस ने बाकायदा आरोप लगाए और उसने सीधे सीधे ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस अभी तक ईवीएम में पारदर्शिता लाने की बात तो करती रही है,
मगर ईवीएम की प्रामाणिकता पर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से पहली बार सवाल उठाया गया है। कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि लगभग 20 सीटों पर जो ईवीएम मशीनें मतगणना के लिए लाई गई उनमें बैटरी 99% चार्ज पाई गई। यदि ये बात सच है तो निश्चित रूप से ये हैरानी की बात है और जाहिर तौर पर यदि दो प्रमुख नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं, ये बातें कही हैं, तो ये सच होगी, क्योंकि ईवीएम मतगणना में इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पर भी बैटरी डिस्चार्ज स्वाभाविक रूप से होगी। फिर उसे 2 दिन तक स्ट्रांग रूम में रखा गया होगा तो वहाँ पर भी बैटरी डिस्चार्ज हुई होगी और उसके बाद मतगणना में लाया जा रहा है और फिर भी 99% बैटरी चार्ज है, तो ये सवाल तो खड़े करता है भाई। और इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए कि ऐसा कैसे संभव है। कौन सी बैटरी उसने लगा दी जो कि डिस्चार्ज होती ही नहीं। तो कांग्रेस का इशारा इस तरफ है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और कांग्रेस इसी वजह से चुनाव हारी हरियाणा में। कांग्रेस के नेताओं ने इन तमाम शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की है। अब चुनाव आयोग इस पर क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में कुछ कह पाना कठिन है और गेंद फिलहाल चुनाव आयोग के पाले में है और चुनाव आयोग विपक्ष की गेंद को किस तरह से खेलती है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ होता है, कांग्रेस आगे क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो मित्रों, कांग्रेस की हार के पीछे के जितने भी कारण थे और जो तथ्य थे, जो बातें थी, जो चर्चाएं थी, जो कहानियां थी, सारा कुछ हमने खोलकर आपके समक्ष रख दिया है। अब आप निर्णय कीजिए, आप निष्कर्ष निकालिए कि वाकई में कांग्रेस की हार के पीछे हरियाणा में असली कारण क्या रहे और यदि आप उस निष्कर्ष तक पहुंच जाएं तो उससे हमें भी अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम इंतज़ार करेंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें बताएं। यदि ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की चर्चा जब भी हम लेकर के आएँ उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।